नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज की बहस का मुद्दा है कि आखिर जाट आंदोलन जो इतना उग्र हो गया है ये रुक क्यों नहीं पा रहा है। आपको बता दें, इस आंदोलन की वजह से धधक रहा है हरियाणा। राज्य में हुई हिंसा की वजह से अब तक 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिंसक आंदोलन पर काबू पाने के लिए सेना से लेकर पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर सरकार जाट आंदोलन की आग को रोकने में नाकाम क्यों रही है। हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों ने जो तबाही मचाई है उससे लोग दहशत में हैं। पूरे रोहतक में हड़कंप मचा हुआ है, हर तरफ दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पुलिस और आर्मी कुछ भी कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है और ऐसे में लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों में दुबके हैं और खुद की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बर्बादी की ये तस्वीरें हरियाणा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कि कोई ना कोई तो हम लोगों के लिए भी आप लोग सोचो कि हम लोग कहाँ जाएं। सुबह से लेके शाम होगी या शाम से लेके रात होगी, अभी तक हमारे को ये नहीं पता कि हम लोग घर किस समय तक पहुंचेंगे। आरक्षण के लिए जाट आंदोलन का ही असर है कि हरियाणा से होकर गुजरने वाली NH1, NH8 और NH10 बंद पड़े हैं। आंदोलन के हिंसक होने की वजह से अब तक 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। 6 जिलों में कर्फ्यू है। राज्य में पैरामिलिट्री की 24 कंपनियां तैनात हैं। अब तक करीब 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 800 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इसका ही असर है कि जम्मू में 35,000 यात्री फंसे हैं। मनीष, आप दिल्ली से आए थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए? हाँ जी। अब आप कितने दिनों से यहाँ फंसे और क्या परेशानी हो रही है? हम 2 दिन हो गए, हमारे को कोई ट्रेन नहीं मिल रही है और कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि मतलब कैसे जाया जाएगा, कैसे कब ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। निजी विमान कंपनियों ने चंडीगढ़ से दिल्ली का किराया 35,000 रुपए तक कर दिया है। हरियाणा में मुनक नहर पर कब्जा होने की वजह से दिल्ली में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली में कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और टेक्निकल टीम इरिगेशन डिपार्टमेंट की वहां पहुंच गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली की जो वाटर सप्लाई में जो कमी आई है उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें ताकि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हिंसा की भेंट चढ़ी ये दुकानें सोनीपत की हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोहतक भी जाट आंदोलन की आग में झुलस रहा है। करीब 1 बजे जब एबीपी न्यूज के संवाददाता नपिंदर बराड़ हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उनके कैमरे तक बंद करवा दिए गए। सुना क्या कर रहा मैं? आपने सुना क्या कर रहा मैंने? इन्हें बताओ। रोहतक में कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ मौजूद है। शहर में लूटपाट के साथ सरकारी दफ्तरों और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हुई। बहादुरगढ़ में कुलदीप के परिवार में बेटी की शादी के लिए दिल्ली के सुल्तानपुरी से बारात आने वाली है, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से परिवार वाले परेशान हैं। तैयारियां की गई हैं कि बारात आनी थी, लेकिन इस जाट आंदोलन की वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि बारात आएगी तो आएगी कैसे। जाट आंदोलन में हुई हिंसा में जींद भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जींद में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। जींद में आंदोलनकारियों ने हरियाणा के पूर्व मंत्री सत्यनारायण लाठर की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। रास्ता बंद होने की वजह से जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के कैप्टन का शव लाने में दिक्कत हो रही है। हिसार को सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ जवान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पानीपत जाटों के आंदोलन के चलते जिले में आर्मी तैनात कर दी गई है। आर्मी की 12 टुकड़ियों को जिले में तैनात किया गया है। कैथल में सेना ने फ्लैग मार्च निकाला। करीब 50 जगह जाम लगा है। भिवानी में भी कर्फ्यू लगा हुआ है।
आंदोलन की आग यूपी के बागपत, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में फैल चुकी है। पिछले 5 दिनों से हरियाणा में जाट आंदोलन की आग रह रहकर भड़क रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार के लाख दावे के बाद भी आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये हुआ है जाट आरक्षण आंदोलन का असर और इस वजह से पूरा हरियाणा इस वक्त धधक रहा है। ऐसे में सवाल ये, आखिर सरकार इतनी बेबस और नाकाम क्यों दिखाई दे रही है इस आंदोलन को रोकने में। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जवाहर यादव मौजूद हैं। वो हरियाणा की सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले, उनके साथ हमारा ऑडियो थ्रू हो रहा है, उससे बात करने से पहले बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव के पास मैं जाऊं उससे पहले हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी साहब भी यहां मौजूद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के। लेकिन क्योंकि जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहला सवाल जवाहर यादव जी आपको ये कि आखिर क्यों सरकार इतनी नाकाम और बेबस नजर आ रही है इस आंदोलन को रोकने में? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। सरकार ये मानती है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग सारे के सारे अपने हैं। उसमें जाट जो आरक्षण मांग रहे हैं वो भी, जो आरक्षण बाकी बचे हुए लोग हैं नॉन जाट वो भी, अगर उसको उस संदर्भ में समझे। ये तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको समझना होगा कि हरियाणा उनका अपना है, वो किससे लड़ रहे हैं, किस तरह की, जिस तरह की। इसमें मुझे लगता है 2 तत्व मिल गए हैं। एक तरफ तो आंदोलनकारी हैं जो ये चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले, वो एक लोकतंत्र में एक तरीका होता है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। एक तरफ तो वो लोग हैं, मुझे लगता है उसी में कुछ लोग ऐसे भी मिल गए हैं जो इस आंदोलन को भी खराब करना चाहते हैं, जो हरियाणा को भी बदनाम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जिनकी कुछ राजनीतिक चीजें भी हैं। परंतु जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने अपना काम करना शुरू किया। निश्चित रूप से इस समय जो हरियाणा काम कर रहा है, जूझ रहा है, लेकिन फिर ये समझ से परे है कि हरियाणा में सेना को अगर आप एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो इससे कुछ तो समझ आना चाहिए कि हरियाणा के हालात इस वक्त कैसे हैं। आपने अपनी बात रखी जवाहर यादव जी। मेरे साथ यहाँ पुष्पेंद्र चौधरी मौजूद हैं और वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति से हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने सुना जवाहर यादव को। हरियाणा आपका अपना प्रदेश है, आप अपने ही लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, और जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया उस पर हिंसा क्यों? देखिए नेहा जी, इसमें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जवाहर यादव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। जब भी आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा होता है उसमें कई एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व घुस जाते हैं जो हिंसा करते हैं, लूटपाट करते हैं, ताकि आंदोलन बदनाम हो और आंदोलनकारियों की जो मांग है वो हल्की पड़ जाए। ये कई आंदोलनों का तजुर्बा है और इसमें कभी कभी सरकार की भी मिलीभगत रहती है। विपक्षी दलों की जो इस पूरी जो परिस्थिति है उसमें अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं वो भी इसमें घुस जाते हैं। रोहतक में जब वकीलों के ऊपर अटैक हुआ जो शांतिपूर्ण बैठे थे, तो उसके बाद ये कार्रवाइयां सब शुरू हुई हैं। उसके बाद जो है इनके भाजपा के राजकुमार सैनी जी लगातार पिछले 1 साल से बयान जाटों के खिलाफ दे रहे हैं। आप उन पर आरोप लगाए, पर वो लगातार ये बताइए, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा, जो ओबीसी कमीशन के सिफारिश के खिलाफ बात जाती है जाट आरक्षण की, उसको लेकर आप इस तरह सड़कों पर उतर गए हैं, तब जबकि सरकार अपील कर रही है कि थोड़ा तो संयम बनाइए। जाटों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो जाट हैं वो 8-9 प्रदेशों के जाट पहले से ही हम ओबीसी में शामिल हैं। जो ओबीसी में किसी राज्य में शामिल है उसे केंद्र में शामिल होने का मजबूत आधार है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे पास है और इसमें भी यही बात उन्होंने मानी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश अपने आदेश में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये भी कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दी कि जो 9 राज्यों के जाट हैं वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इतने पिछड़े नहीं है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी में शामिल किया जाए। इसको लेकर आपकी मोदी सरकार भी अपील कर चुकी, वहां भी अपील ठुकराई जा चुकी। तो उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाइए, दोबारा उनके पास जाइए। पिछड़ा वर्ग ऐसा है, सबसे पहले तो आप सेक्शन 9 और सेक्शन 11 इसका एनसीबीसी एक्ट का पढ़िए। पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई राय बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। ये सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, अधिकार है कि वो किसको पिछड़ा माने, किसको ना पिछड़ा माने। उसकी राय मैं सेक्शन 9 और 11 आपको दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे टेबल पे रखा हुआ है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाति आरक्षण का आधार है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं है जाति। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसमें भी जो काम हुआ है मैं आपको बता दूं। केंद्र सरकार ने एनसीबीसी आयोग से कहा कि आप जाटों की परिस्थिति का आकलन करके, सर्वे करके हमें बताइए। उन्होंने कहा साहब हम एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट है आईसीएसएसआर वाले। आईसीएसएसआर ने कहा
कि भैया हमने सारे आंकड़े जांच लिए, हम पक्ष में या विपक्ष में दोनों ही नहीं कुछ कह रहे हैं, उसके आधार पे नेगेटिव यानी विपक्ष में जाकर के एनसीबीसी आयोग ने एक रिपोर्ट दे दी। बातें आप फिर एक सिलसिलेवार तरीके से एक प्रोसेस के हिसाब से रखिए ना। सड़कों पर आकर आंदोलन करना और जगह जगह आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करना कि आपके प्रदेश में सेना को बुलाना पड़े, ये कितना जायज है? पुष्पेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन में रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो केंद्रीय ओबीसी कोटा है उसके भीतर, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा साहब मौजूद हैं। चरण सिंह जी, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये बीज आप ही लोगों का बोया हुआ है जो आज यहां तक पहुंचा है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जी नहीं, दरअसल ऐसा है कि ये डिमांड तो बहुत पुरानी है, 1990 से चलती आ रही है और इसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी 99 में इसको मान्यता देने का प्रयास किया उन्होंने केंद्र में। उसके बाद में कांग्रेस जब आई तो कांग्रेस के पास आरक्षण का मामला है, कांग्रेस ने इसको पेश किया और उसको संविधान में बिठा करके उसको पेश किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई गलती नहीं है, वो अगर हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने भी इसको रिप्रेजेंट किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, सवाल ये आता है कि ये रिजेक्ट होने के बाद में फिर ये जाट लोग क्यों उग्र हुए हैं? ये इसलिए उग्र हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सब जुमले कहे चुनाव के समय, उस समय ये जुमला भी कहा था कि जाटों को हम आरक्षण देंगे। इन्होंने जाटों की वोट इस जुमले के तहत ली है। ठीक अब है, जाट इनसे मांग रहे हैं कि हमको आप आरक्षण दीजिए, आपने वादा जवाहर किया, यादव जी से वो आप लूंगी, लेकिन पूरा मेरे करिए। साथ यहाँ तो दलित कहाँ गलत मामलों है ये के लोग? जानकार चंद्रभान जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और चंद्रभान जी सपरा साहब कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ गलत है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हर पार्टी इस पर अपनी राजनीति करती है वोट बैंक के लिए, और शायद यही वजह है कि जाट आंदोलन आज यहाँ तक पहुंच गया है इतने खतरनाक मोड़ पर? मुझे क्विक 3 पॉइंट रखने हैं। एक तो जब देश के अन्य जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया तो हरियाणा वालों को क्यों नहीं? इनकी मांग में कुछ दम है। पर मेरा सवाल ये है, 1907 में जब ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन हुआ तो उसका पूरा नाम था ऑल इंडिया जाट क्षत्रिय महासभा। अंग्रेजों से इन्होंने आर्गुमेंट किया कि हम क्षत्रिय हैं, हम मार्शल रेस हैं। आज 109 साल बाद बोल रहे हैं हमें ओबीसी बना दीजिए। तो इसमें मुझे भारी कंट्रडिक्शन लग रहा है और जाट समाज के लोगों को ये बताना होगा कि उनके पीछे नैतिक बल क्या है कि हमें आरक्षण चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब चंद्रभान जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मैं पुष्पेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी। और सवाल ये भी कि सरकार वादे तो कर रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ जाकर जाट आरक्षण का स्थायी हल निकलेगा क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि आखिर जाट आंदोलन रुक क्यों नहीं रहा है और इसने बेहद हिंसक रूप ले लिया है। जवाहर यादव जी हमारे साथ मौजूद है। जवाहर जी, जो बात सपरा साहब कह रहे थे क्या वो सही है? उस वक्त जुमला बोल दिया और वोटों के लिए जो वादा किया वो बहुत भारी पड़ रहा है। देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण में देखें, अगर इसका वास्तव में कोई दोषी है तो मेरे मित्र हैं, मैं इनको प्रूव कर सकता हूं। अभी चंद्रभान जी ने भी कहा और हमारे जो विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने भी कहा, पिछली बार लोकसभा का चुनाव था 2014 का, 2 मार्च को मनमोहन सरकार का मंत्रिमंडल एक अध्यादेश पारित करता है कि जाटों को आरक्षण देना चाहिए। 3 मार्च को उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और 4 मार्च को लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इसमें सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ। जो चंद्रभान जी कह रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों का खेल है, केवल जिन्होंने 10 साल केंद्र में और हरियाणा में राज किया वो केवल चुनाव की अधिसूचना होने से एक दिन पहले इसको पास करते हैं। नहीं तो आप नहीं देना चाहते क्या जाटों को आरक्षण? आप पहले ये बताइए कि आप जाटों को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। राजकुमार साहनी जी क्या बोल रहे हैं? उसके बाद राजकुमार साहनी जी से मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। दूसरे एमएलए जो हैं जो कह रहे हैं जाटों को आरक्षण नहीं मिलना, जवाब देने दीजिए जवाहर यादव जी। आज बात नहीं है, आप अगर ये भी कहिए कि आप जाटों को आरक्षण देने के हित में नहीं है, कहिए ना फिर। देश को जानने का अधिकार है, कहिए ना फिर। आप सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए। ये आप अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो फिर इसका मतलब है ठीक है जवाहर यादव जी, आप पूरा जो जिम्मेदारी जो तीसरा है वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। मेरे पास वक्त कम है, मुझे जरा आगे बढ़ना होगा। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए, हरियाणा सरकार साफ कह रही है कि हम विधेयक लेकर आएंगे अगले सत्र में, ठीक है, हम आपके भलाई के लिए विधेयक लाएंगे। आपको दिक्कत क्या है? आप मानते क्यों नहीं बात? देखिए,
पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर उनके आवास पर जाटों की एक बड़ा डेलीगेशन 70-80-100 लोग उसमें थे मौजूद। खाप के चौधरी भी थे और तमाम समाज के लोग थे। उनसे प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद है इस देश का, उन्होंने स्वयं वायदा किया कि साहब हम जाटों के आरक्षण के पक्षधर हैं, हमारी पार्टी पक्षधर है और हम शीघ्र ही आपका आरक्षण कर देंगे। उसके बाद तुरंत जो है हम जाकर के वो सारा डेलीगेशन अमित शाह जी से भी मिला। तो जब दोनों लोगों ने हमारी मांग का जो है सपोर्ट किया, पक्ष लिया और कहा कि हम शीघ्र कर देंगे, तो 1 साल बीत गया। तो क्या ये भी कांग्रेस की तरह ही जो है एक दिन पहले जो चुनाव से पहले करना चाहते हैं? अब क्यों नहीं करते हैं ये विधेयक लाएंगे? कह तो रहे हैं। अरे इसमें तुरंत ऑर्डिनेंस लाइए, विधेयक को पास कराइए, उसको पास कराइए, विधानसभा का 2 दिन बाद जवाहर यादव जी, और वो हाईकोर्ट में गिर जाएगा, आरोप कोर्ट से चैलेंज होगा, गिर जाएगा। जवाहर यादव जी, ऑर्डिनेंस लाइए, अध्यादेश लाइए तो ये आंदोलन वापस होगा, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं। बोलिए सर। अब मैं इनको तथ्य बताता हूं। एक तो पुष्पेंद्र जी, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात। एक तो पुष्पेंद्र जी को चाहिए, पुष्पेंद्र जी ने यह बात मानी कि इनके आंदोलन में कुछ गलत लोग ऐड हो गए हैं। क्या इन्होंने अपील की अपने लोगों से कि हमारे आंदोलन में जो गलत लोग हैं उनको एक्सपोज करो? ये नहीं करने देना किसी की मत पे। दूसरा, अब इनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। बात है, इन्होंने कहा जी केंद्र में तब आएंगे जब स्टेट ओबीसी में घोषित करेगा। 9 तारीख को एक डेलीगेशन जाटों का, जिसमें 150 प्रतिनिधि आकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, ओपी धनखड़ जी और कैप्टन अभिमन्यु होते हैं। वहां एक सहमति बन जाती है। उस सहमति के आधार पर वहां पर जाट नेता मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और बाहर आकर ये कहते हैं जो हमारे साथी रेलवे इसको ट्रैक रोड पे बैठे हैं उनको जाकर समझाएंगे और हम संतुष्ट हैं। उसके बाद चीजें नहीं संभलती। उसके बाद 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट में यह निर्णय होता है कि चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बना देते हैं, जिसमें सभी जाट नेता राय दें और 31 मार्च तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे, जिससे हम तुरंत विधानसभा बुलाकर इसको पास करा सके। उसके बाद 19 तारीख को सर्वदलीय मीटिंग होती है, जिसमें सारे लोग एग्री होते हैं, परंतु उसमें कांग्रेस भी होती है, उसमें आईएनएलडी भी होती है, उसमें बसपा भी होती है। परंतु अंदर कहते कुछ है और बाहर करते कुछ है। चलिए, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो आगे भी चर्चा में रहेगा तब तक जब ये आंदोलन नहीं रुकता। जब तक, एक मिनट विजय, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी आपसे, ये रुकेगा कैसे आंदोलन? सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर विश्लेषक कुछ छोड़ दें अपने तो नहीं, अब तो राजनीति हो रही है और पहले भी जाटों को जब आरक्षण दिया गया है, एक राजनीति के तहत दिया गया है। और अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके जो आंकड़े हैं, उसके आंकड़ों उनके पास दोबारा जाना होगा। मुझे लगता है कि वहीं से कोई अगर रिलीफ मिलेगी तो वहीं से मिल सकती है। वो लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। और इस बीच हरियाणा जो कि जल रहा है आरक्षण की इस आग में, वहां पे जरूर ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या खट्टर सरकार पहले से सब सोच नहीं पाई और स्थिति को काबू में आखिर करेगा कौन? जवाहर यादव जी, आपने अपनी बात रखी सर। आज आपके सामने बड़ी चुनौती है। हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी, सप्रा साहब, पुष्पेंद्र जी, चंद्रभान जी, विजय विद्रोही, आप सबका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।